पहले लोकसभा में आपको शिकस्त मिली, फिर विधानसभा में शिकस्त मिली, तो अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि वापस इस कुर्सी पे या फिर इस मुकाम पे वापस आना चाहिए। किस मुकाम पे? पत्रकार के मुकाम के ऊपर। अगर मैं अंदर के पत्रकार को मार दिया होता तो मैं सर्वाइव ही नहीं करा होता उसमें। राजनीति के अंदर आज के इस घटिया राजनीति के दौर में, देखिए जब मैं पत्रकारिता को है तो ख़राब कह रहा हूँ, तो मैं राजनीति को भी घटिया कह रहा हूँ। तो आज की इस राजनीति के घटिया दौर में मैं सर्वाइव ही नहीं कर पाता हूँ उसमें। कहीं ना कहीं मुझे है तो वो तजुर्बा काम आ रहा है जो 24 साल मैंने एज अ पत्रकार बोल के किया था। तो यू कांट टेक मी, ऐसा हल्के में नहीं ले सकते हैं आप मुझे। अभी एक ख्वाब देखा असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, बड़े स्टेज से इजहार भी किया उसका कि किसी दिन इस मुल्क की मुसलमान कोई खातून हिजाब पहनी हुई वो उसको प्रधानमंत्री बनता हुआ देखना होगी ना। शुरुआत तो होगी इंशाल्लाह। एग्जैक्टली। अब आप देखिएगा, अब निज़ामाबाद के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की डिप्टी मेयर जो है वो बुर्खा नकाब पहने हुए हमारी एक बहन बन रही है। तो धीरे 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 कदम बढ़ाते बढ़ाते जाएंगे। गांधीवादी सोच की कोई अहमियत नहीं है। गांधी जी के 3 बंदरों की जो कहानी है उसमें एक ने हाथ रखा है, एक ने यहाँ पे रखा है, एक ने यहाँ पे रखा है। हाँ, तो पुलिस प्रशासन ने है तो अपनी आंखें मूंद रखी है। सरकार है तो गरीबों की आवाज़ सुनती नहीं है, और जो उनके लगवे भगवे है वो सिर्फ है तो मुंह के ज़बान खोलते हैं तो सिर्फ जहर उगलने का काम करते हैं। कि जो रैली आप लेकर के गए थे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट इतना हुआ है कि सेक्युलर वोट बैंक भी स्प्लिट होकर 2 हिस्सों में बट गया, और जो ग्रे एरिया जो लिबरल्स का फेवरेट एरिया होता है वो बाकी नहीं रहा। पिक्चर पूरी की पूरी ब्लैक एंड व्हाइट हो गई। भाड़ में गई ऐसी सियासत, चूल्हे में गई ऐसी सियासत, ठोकर मारते हैं ऐसी कुर्सी को, जहाँ पर आपके इस आइडियोलॉजी, आपके इस शिनाख्त को, आपके पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अगर कोई कह रहा है और आप ये कहेंगे कि साहब इसका नुकसान आपको यहाँ पर हो रहा है या आपको इसका फ़ायदा, ये तो टोटली डिफरेंट थी यार। जो शैलो लेवल की गुफ्तगू होगी उसे नज़रअंदाज करके आप थोड़ा सा ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे जिसमें देखिए मैं आपकी बात से इस वजह से मैं डिफर करता हूँ जी, लेकिन आप मुझे जिस लहजे के अंदर सवाल करेंगे मैं उसी लहजे के अंदर जवाब दूंगा आपको। रिश्ते में तो तुम्हारे बात बस करिए। हेलो एंड वेलकम टू सोशल स्फीयर, अनदर एपिसोड ऑफ टी कास्ट। और ये एपिसोड आप कह सकते हैं इस पूरे सीजन का सबसे इंटरेस्टिंग एपिसोड होने वाला है, क्योंकि आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं काफ़ी समय से आप कह सकते हैं कि पिछले तकरीबन 6-7 साल से तो मैं देख रहा हूँ कि सुर्खियाँ लगातार बटोरे हुए हैं। महाराष्ट्र राज्य के MIM के सदर जनाब इम्तियाज़ जलील साहब अभी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि महाराष्ट्र पॉलिटिकल लैंडस्केप या पूरी हिंदुस्तान में फ़िलहाल जो सियासी हलचल चल रही है उसमें बतौर ख़ास मुसलमानों के किरदार को लेकर बातचीत होगी। सर सबसे पहले तो खैर मकदम है आपका। शुक्रिया। और वापस उसी सवाल से शुरू करूंगा जो आखिरी बार मैंने आपसे महाराष्ट्र में पूछा था। पहले लोकसभा में आपको शिकस्त मिली, फिर विधानसभा में शिकस्त मिली, तो अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि वापस इस कुर्सी पे या फिर इस मकाम पे वापस आना चाहिए। किस मुकाम पे? पत्रकार के मुकाम के ऊपर। अगर पत्रकारिता अगर ईमानदार रहती तो शायद सोच भी सकता था उसमें, लेकिन आज के दौर की जो पत्रकारिता है वो सिर्फ बेईमानी से भरी पड़ी है। दुकानदारी चलती है पत्रकारिता के नाम के ऊपर। मैं बड़े बड़े मीडिया चैनल्स के बारे में बात कर रहा हूँ उसमें, मतलब मैं एक्सक्लूड हूँ ना उसमें। आप जैसे यंगस्टर्स जो है ना एक ऑनेस्ट जर्नलिज्म करने की एक पूरी कोशिश करते हैं उसमें। मैं अप्रिशिएट करता हूँ ऐसे बहुत सारे यंगस्टर्स को जो इस फील्ड के अंदर बड़ी उम्मीदें लेकर आते हैं, लेकिन उनको जब देखते हैं वो कि ऊपर के लेवल के ऊपर कोई अडानी आके ले लिया है, कोई अंबानी आके ख़रीद लिया है, कोई बड़ा बिजनेस टाइकून ने है तो ले लिया है, तो तब वो जर्नलिज्म नहीं रहता है, तब वो बिजनेस हो जाता है। आज के दौर के अंदर अब जर्नलिज्म कम और बिजनेस ज़्यादा हो गया है ये प्रोफेशन। तो मैं जहाँ हूँ वहीं पर ठीक हूँ उसमें। आखिरी मर्तबा अगर अच्छा लुक्रेटिव ऑफर अगर आप दे रहे होंगे तो मैं सोच भी सकता हूँ उसमें कि भाई आपकी तरफ से ऑफर उम्मीद रख रहा था कि आप कुछ बोलेंगे कि चलो कुछ नया शुरू करते हैं साथ में।
नहीं, अभी तो कुछ करने का नहीं है, मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ आप मुझे अच्छा कोई लिक्विडेटिव ऑफर दे दे, आपके पास नौकरी करने के लिए आ जाएंगे उसमें। मैं आपका आखिरी जवाब आपको याद दिलाऊं, आपने क्या कहा? जी, क्या कहा था मैंने? आपने कहा था कि मैंने पत्रकारिता जरूर छोड़ी है मगर अपने अंदर का पत्रकार मरने नहीं दिया। वो आज भी मैं आज भी उस बात के ऊपर डटा हुआ हूँ कि अगर मैं अंदर के पत्रकार को मार दिया होता तो मैं सर्वाइव ही नहीं करा होता उसमें। राजनीति के अंदर आज के इस घटिया राजनीति के दौर में, देखिए जब मैं पत्रकारिता को है तो ख़राब कह रहा हूँ तो मैं राजनीति को भी घटिया कह रहा हूँ। तो आज की इस राजनीति के घटिया दौर में मैं सर्वाइव ही नहीं कर पाता हूँ उसमें। कहीं ना कहीं मुझे है तो वो तजुर्बा काम आ रहा है जो 24 साल मैंने एज अ पत्रकार बोल के किया था। तो यू कांट टेक मी, ऐसा हल्के में नहीं ले सकते हैं आप मुझे। मतलब आज के दौर में ऑफिसर से आप जब डील करते हैं, गवर्नमेंट से आप डील करते हैं, तो आपको मालूम रहता है कि भाई कभी ना कभी मैं उस कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ था तो मुझे भी मालूम है कि सवाल कैसे किए जाते हैं, सवाल करके कैसा घेरा जाता है, जो आप मुझे घेरने की कोशिश करने वाले हैं आगे उसमें। तो ठीक है, चलता रहता है। ऐसे स्टिंग ऑपरेशन का भी आपका होगा तो आपको पता चल जाएगा नहीं, गुंडियों की तरफ देख के या घड़ी की तरफ देख के। हाँ, मैं समझ जाता हूँ। देखो आजकल ऐसा ज़रूरी नहीं है कि स्टिंग ऑपरेशन जो है सिर्फ वो घड़ी और बटन के ऊपर ही होता है। चश्मे में आ गया अब तो मतलब आप स्टिंग ऑपरेशन अगर करना है तो कैसा भी कर सकते हैं इसमें। तो हमारा क्या है उसके अंदर, आप स्टिंग ऑपरेशन करो, ओपन कैमरे के सामने करो, उसके अंदर जो है सो है। तो सर कितने बोरे बीज का इंतजाम करने की बात चल रही है अभी? कितने बीज, सीड्स? कल आपने फाउंडेशन डे हुआ दारुसलाम में, तो आपने उस पर कहा था ना कि सहर यूनुस को मुखातिब करते हुए कि इस बच्ची ने सिर्फ मुमरा की बात की, मैं पूरे महाराष्ट्र को कहता हूँ कि पूरा हरा कर देंगे। तो काफ़ी सारे बीज लगेंगे ना उसमें। प्लांटेशन का एक बहुत बड़ा जो प्रोजेक्ट होगा। जी हाँ, वो तो मतलब आप जैसे समझदार लोगों को समझ में आ रहा, मैं तो इस मुल्क को हरा भरा करना चाह रहा हूँ। लेकिन इस मुल्क के अंदर कुछ गधे भी है जो सोच रहे हैं कि हरा मतलब है तो किसी जात से जुड़ा हुआ एक ये है। तो वो लोगों के लिए मैंने उनके लिए अलग जवाब दिया था। मैं तो चाहता हूँ कि हमारा मुल्क हरा भरा रहे, हरियाली रहे, मुमरा में भी रहे, पूरे महाराष्ट्र में रहे, पूरे हिंदुस्तान के अंदर रहे। जैसा असद भाई ने हैदराबाद के अंदर कितनी अच्छी हरियाली यहाँ पर बिछा के रखी हुई है। हर आदमी को देखकर वो हरियाली देखकर बड़ी खुशी होती है उसमें। आजकल तो मैं वो महाराष्ट्र में करना, AQI भी जितना गिर रहा है उसमें तो मैं कह रहा हूँ कि एक ग्रीन इंडिया वाला मूवमेंट भी चलना चाहिए उसमें। हाँ, बहुत जरूरी। ग्रीन इंडिया बोल के गवर्नमेंट ने ही एक ये चलाई थी। हाँ, एक मुहिम चलाई थी। हाँ। उसमें मैं भी पास की नर्सरी से जाके मैंने भी कुछ पौधे उठाए। हाँ, तो वो ग्रीन इंडिया मूवमेंट जो है ना वो सभी ने चलाना चाहिए उसमें। एक जो इल्ज़ाम आप पे लगता है, जैसे कल की आपकी सारी स्पीच मैंने सुनी, उसमें बात ये होती है कि आइडियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या इमोशनल स्पीचेस या इमोशनल टच उसमें ज़्यादा होता है, गवर्नेंस की या डेवलपमेंट एस्पेक्ट्स की कम बात होती है MIM की तरफ से। देखिए, जो डेवलपमेंट का काम करना है वो हम डेवलपमेंट का काम करते हैं। जो मुद्दों की बात करना है वो मुद्दों की बात करते हैं। लेकिन कोई स्टेज के ऊपर से खड़े रहकर मुझे गाली देगा और मैं आप मुझसे उम्मीद करेंगे कि साहब मैं उसको बहुत प्यार से तो संबोधित करूंगा, तो फिर आप गलत इंसान से आप उम्मीद कर रहे हैं करके। आज के इस दौर के अंदर नहीं, क्या टिट फॉर टैट, जिसको जो भाषा समझ में आती है उस भाषा के अंदर आपने जवाब दिए तो सामने वाले को समझ में आता है कि नहीं यार ये गलत लोगों से अपन पंगा ले रहे हैं करके उसमें। तो आप मजलिस के किसी भी लोगों से है तो आप उम्मीद ही मत करिएगा उसमें। आप जो उम्मीद कर रहे हैं ना कि साहब आप स्टेज के ऊपर खड़े रह के उन्हें आपको गाली दे रहा है और आप बोलिएगा कि नहीं मैं ये सड़क बना दूंगा, मैं ये बना दूंगा, ये डेवलपमेंट कर दूंगा, वो डेवलपमेंट के काम हमारे चलते रहते हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी चलते रहेंगे उसके अंदर। लेकिन आप मुझे जिस लहजे के अंदर सवाल करेंगे मैं उसी लहजे के अंदर जवाब दूंगा आपको। अब वो लहजा हमारा कितना ही मतलब ये क्यों ना हो कि किसी को पसंद आए, देखो कैसे लहजे में बात कर रहा है। हम इतने भी सीधे नहीं हैं आप जितना उम्मीद कर रहे हैं कि आप सीधे तरीके से जवाब दीजिएगा। आपको गालियां दे रहे हैं तो आप सुन लीजिएगा, आप डेवलपमेंट के बारे में बात करिएगा उसमें। गांधीवादी सोच की कोई अहमियत नहीं है। नहीं, गांधीवादी सोच की है ना अहमियत उसमें, लेकिन गांधी जी की उस सोच को आज कोई मायने नहीं रखते है उसमें। कि आपको जो देखिए, जब गांधी जी के 3 बंदरों की जो कहानी है उसमें एक ने हाथ रखा है, एक ने यहाँ पे रखा है, एक ने यहाँ पे रखा है। हाँ, तो पुलिस प्रशासन ने है तो अपनी आंखें मूंद रखी है, सरकार है तो गरीबों की आवाज़ सुनती नहीं है, और जो उनके लगवे भगवे है वो सिर्फ है तो मुंह के ज़बान खोलते हैं तो सिर्फ जहर उगलने का काम करते हैं। तो आप सोचिएगा कि हमने क्या करना चाहिए उसके अंदर। तो वो सब कंसेप्ट जो थे ना उसमें, वो बच्चों को पढ़ाने के लिए काम आते थे उसमें।
भाषा को तब भी मलहूज रखने की जो एक बात कही जाती है, अभी आसाम के मुख्यमंत्री पर तो असदुद्दीन ओवैसी साहब खुद केस करवा चुके हैं, जो मियाँ असद भाई ने तो भी है, तो ऑनेस्टली ये देखा जाए ना, असद भाई ने तो भी मतलब बड़े तहजीब के साथ उसको जवाब दिया। वो उस लायक ही नहीं है साहब, वो उस लायक ही नहीं है कि आप उसको है तो इतने प्यार मोहब्बत से है तो उसको 1 रुपये की उसको जो भाषा समझ में आ। देखिए, आप एक जिम्मेदारी के पोस्ट के ऊपर बैठे हो, एक चीफ मिनिस्टर जब बैठता है, एक प्रधानमंत्री जब बैठता है, तो वो किसी एक पक्ष का नहीं होता है। व्हेन ही सिट्स ऑन दैट चेयर ही इज़ फॉर एवरीबडी। उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जितने लोग आते हैं, हिंदू आएंगे, मुस्लिम आएंगे, सिख आएंगे, जैन आएंगे, पारसीज आएंगे, तब आप वो कुर्सी के ऊपर बैठ के तो आपने भूल जाना चाहिए कि मैं किसी एक जात का, एक धर्म का हूँ करके उसमें, क्योंकि आप जब बैठते हैं तो आपको एक शपथ लेना पड़ता है कि एवरीबडी विल बी इक्वल, मैं हर एक को है तो इक्वल ट्रीट करूँगा करके। अब अगर वो सीएम बैठ के इतनी घटिया तरीके की बात करता है और आप समझते हैं कि हमने, असल में क्या है कि उसने बोला कि मियाँओं को परेशान करना चाहिए। हो सकता है कि रोज़ है तो वो मियाँ भाई का जो गाना है ना, मियाँ 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 भाई करके, तो वो सुनता होगा वो, तो उसके जहन में है तो वही मियाँ 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 चलते रहता है इसमें। तो असल में सर पूरा का पूरा मुद्दा यही है कि जिस तरह वो सुपरमैन की एक टैगलाइन है कि विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो जब आदमी एक पर्टिकुलर इन्फ्लुएंस समाज में बियर करता है तो उसके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है कि वो क्या भाषा बोल रहा है, वो क्या सोचता है, वो क्या कहता है। हर एक ज़बान जो उसकी ज़बान से अदा होने वाला है वो कई नौजवानों को, लाखों नौजवानों को मुतासिर करने वाला है। ऐसे में जो पढ़ा लिखा तबका है वो आपसे उम्मीद रखता है कि नहीं, आप जो शैलो लेवल की गुफ्तगू होगी उसे नज़रअंदाज करके आप थोड़ा सा ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे जिसमें नहीं। देखिए मैं आपकी बात से इस वजह से मैं डिफ़र करता हूँ जी कि ठीक है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि साहब सामने वाला भौंक रहा है तो अब आप खामोश बैठिएगा करके, और बहुत सालों तक हम खामोश रहे, वो बोलते थे, हम सुनते थे। अब एक वक्त ऐसा आ गया है कि आप मुझे मिलते थे, मुझे गालियां देते थे, फिर जब आपने देखा कि अरे यार ये तो खामोश बैठा हुआ है, कुछ बोल ही नहीं रहा है करके, तो फिर आपने क्या किए है कि मेरे उलमाए इकराम को, मेरे मौलानाओं को गाली देना शुरू कर डाले। अरे खामोश बैठा है, इतने उसके ऊपर भी कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है, फिर आपने है तो मेरे मज़हब के ऊपर गालियाँ देना शुरू कर डाले। अरे फिर भी खामोश बैठा है, कुछ बोल ही नहीं रहा है करके उसमें फिर आपने क्या किए है कि आपके लिए जो जान से ज़्यादा अजीम है, आपकी पहचान जो है, जिसकी वजह से है, हमारा वजूद जिसकी वजह से है, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी कोई सड़क छाप है तो कोई एक भगवाधारी खड़े रह के है तो गाली दे देता है, ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता है, और आप मुझसे उम्मीद करते हैं अरे यार खामोश बैठो ना करके। तो नहीं, अगर हम उसको जवाब नहीं देंगे तो कल वो किस हद तक चले जाएंगे इसका अंदाज़ा नहीं है। जवाब ना देने का तो मुद्दा ही नहीं है, जवाब देना मगर किसी सरल भाषा में। मैंने तो क्या बोला था उसमें, मैंने तो कुछ बोला भी नहीं, भाषा भी नहीं इस्तेमाल करा। मैंने हज़ारों की तादाद के अंदर गाड़ी लिया और मुंबई तक गया, एक बड़ा कारवां लेके, सिर्फ पैगाम देने के लिए कि तुम समझ रहे हैं कि मुर्दार कौम है, ये मुर्दार कौम नहीं है, ये जिंदा कौम है करके उसमें exactly, जिस दिन ज़बान खोलेंगे। ये जो पूरा मूवमेंट था सर, उसकी एक तो जब चर्चा चली मेन स्ट्रीम मीडिया पे, तो उसमें ग्रो पूरा का पूरा ऐसा था कि अरे यार एम गॉट सम सॉर्ट ऑफ गट्स विद इट, कि पूरे चले हैं मूवमेंट लेके, और भीड़ ऐसी, पूरा बरसात हो रही है तब भी लोग हिल नहीं रहे हैं, पूरा जमावड़ा वहाँ पे लगा हुआ है, पूरे के पूरे एक मकसद, एक परचम के तहत जमा हुए हैं। मगर जब चुनाव के नतीजे आए महाराष्ट्र चुनाव के, और एम के भी नताइज हालांकि पिछले चुनाव से बेहतर थे, उसके बावजूद भी जो बढ़त बीजेपी को हासिल हुई, उसमें भी फिर लोगों ने ये एस्पेक्ट निकाला कि जो रैली आप लेकर के गए थे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट इतना हुआ है कि सेक्युलर वोट बैंक भी स्प्लिट होकर 2 हिस्सों में बट गया, और जो ग्रे एरिया, जो लिबरल्स का फेवरेट एरिया होता है, वो बाकी नहीं रहा। पिक्चर पूरी की पूरी ब्लैक एंड वाइट हो गई थी। देखिए, आप मुझसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि साहब कोई आपके प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम इनके बारे में कुछ बोला, हमने पॉलिटिकली उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज मिला है। ये बिल्कुल दो अलग अलग पहलू है साहब। भाड़ में गई ऐसी सियासत, चूल्हे में गई ऐसी सियासत, ठोकर मारते हैं ऐसी कुर्सी को, जहाँ पर आपके इस आइडियोलॉजी, आपके इस शिनाख्त को, आपके पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अगर कोई कह रहा है और आप ये कहेंगे कि साहब इसका नुकसान आपको यहाँ पर हो रहा है या आपको इसका फ़ायदा, ये तो टोटली डिफरेंट थी। और हमने उस दिन अपने भाषणों के अंदर कहा था, हमने ये चीज़ उसमें कि हम इस मुद्दे को, अब एब्सोल्युटली नॉट। भाई हम जब गए थे वहाँ पर
तो हमने तमाम सियासी पार्टी के लोगों को बोला था कि किसी का झंडा नहीं रहेगा। अगर सियासी रहता तो इम्तियाज़ जलील है तो पूरे मजलिस के झंडे लगाकर, जैसा कल आए थे ना हमने, तो पूरे झंडे सियासी लगाकर आए थे, क्योंकि हमारा सियासी प्रोग्राम था। वहाँ पे हमने सियासी झंडे नहीं लगाए थे, हम वहाँ पर तिरंगे लगा कर गए थे कि इस मुल्क के अंदर मुझे जीने का अधिकार है। आप जिस तरह की घटिया सोच रख रहे हैं, ये मुल्क को कमज़ोर करने वाली बात है इसमें। ये ऐसे भगवादारी लोग अगर इस मुल्क के अंदर है तो अजमल कसाब की ज़रूरत ही नहीं है देश को। समझ रहे आप? वो आया था क्यों यहाँ पे? पाकिस्तान से क्यों आया था वो यहाँ पे? इस मुल्क को कमज़ोर करने के लिए आया था। तो जब ये ऐसे भगवादारी, ये अपने आप को साधु संत कहने वाले लोग जो है, वही अगर वो काम कर रहे हैं तो उसके आने की क्या ज़रूरत है? वो तो बोलेंगे कि अरे यार ये तो हमारा काम यही कर रहा है करके, ये महाराज कर रहा है, ये स्वामी कर रहा है करके। अभी दरमियान में आपने अपनी फर्जंद की शादी भी की जी, डेस्टिनेशन वेडिंग हुई कश्मीर जी, और उसमें आप बड़े खुश और शाज भी नज़र आ रहे थे। जी, जी। तो एक बड़ा उस पर आपको तनकीद का निशाना बनाया गया, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो तस्वीरें गर्दिश कर रही थी उसका कमेंट सेक्शन आप खोलिए तो उसमें आपके लिए ख़ास बतौर ख़ास पैगाम था। उसमें आप लोग आपको एक आइडियल फिगर के तौर पर तसव्वुर करते हैं कि इनमें कोई ख़राबी नहीं होगी और ये साफ लफ्ज़ों में अल्लाह वली होंगे जी, और मुसल्ला बगल में दबाए महज इनका काम होगा। तो उसमें जो भी चीज़ें हुई, कुछ नाच गाना भी था, खुशी का मौका था, या फिर जैसी भी डेस्टिनेशन वेडिंग हुई, या फिर जो सिनेमाटोग्राफी वहाँ पे हो रही थी, तो आपको लगता है कि ये जो व्यक्तिगत मामला है ये कितना व्यक्तिगत है कि ये इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है, या लोग जो आप पे नाराज़ हो रहे हैं उनकी नाराज़गी बजा है? एक तो ये है कि मैं अगर कुछ करूँगा जी, तो अल्लाह के पास हिसाब किसको देना है? मुझे देना है या वो जो कमेंट करने वाले हैं उनको देना है? ऑब्वियसली आपकी को देना, मुझे कोई देना है ना उसमें। तो सारी दुनिया के पेट में क्यों दर्द हो रहा है साहब? मैं क्या कर रहा हूँ करके उसमें मैंने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? हाँ, लोगों को ऐसा लगता है कि अल्लाह वाली है करके। हमारा अल्लाह के साथ क्या रिश्ता है? हम कितनी नमाज़ें पढ़ते हैं, कितनी इबादतें करते हैं। हम आके है तो एक ये नहीं बनाते हैं, बैनर और पोस्टर बना के नहीं कि मैं आज के दिन ज़ोहर की नमाज़ अदा कर लिया हूँ, मेरा इतना पारा है तो अभी कुरान का चल रहा है करके। मैं नहीं ना, ये दिस इज़ माई पर्सनल, ये ना एग्जैक्टली आपका भी पर्सनल है ना उसमें। अब मेरे घर में मेरी शादी के अंदर क्या हो रहा है करके उसमें ये मैं तय करूँगा ना, या नीचे कमेंट्स करने वाले लोग जो है वो करेंगे करके। और आप अल्लाह वाली लोगों की बात कर रहा हूँ बोलूँगा तो मैं बहुत तकलीफ होंगी उसके अंदर फिर। सर मैं तो चाह रहा हूँ कि आप ओपन, बहुत तकलीफ होंगी उसके अंदर। मैंने कुछ अल्लाह वाली लोगों को देखा हूँ जिन्होंने मेरे इलेक्शन में आके क्या क्या खेल खेले थे, हम ज़बान पे नहीं लेकर आ रहे हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि उलमा की तरफ इशारा है आपका। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, सबको मालूम है, सबको मालूम है कि किन किन लोगों ने अपनी दुकानें सजाए थे करके। समझ रहे आप? नहीं, आखिरी मर्तबा मैं आपको बता रहा हूँ, सारी दुनिया को मालूम है किन किन लोगों ने दुकानें सजाए थे। तकलीफ होंगी अगर मैं अपनी ज़बान से बोलूँगा तो उसमें, लेकिन कहते हैं ना कि भला होठ भी अपने दांत भी अपने। अब जब मैं उन लोगों को देखता हूँ किसी उसके अंदर वो बयान देते हुए, तो मैं सोचता हूँ कि यार ये आदमी सही है या मैं सही हूँ करके। मेरा हुलिया देखने के बाद तो कोई बोलेगा नहीं साहब कि ये है तो टोपी पहना हुआ है, ये इतनी बड़ी दाढ़ी है, ये है करके। मैं सबके बारे में नहीं कह रहा हूँ जी, लेकिन मेरे तजुर्बात जो रहे हैं ज़ाती तौर के ऊपर, चाहे वो मेरे औरंगाबाद के 3-4 अपने आप को बहुत बड़े मौलाना बोलने वाले, रात में 1 बजे 2 बजे तुम सियासत कर रहे हैं, यूट्यूब वालों को इंटरव्यूज दे रहे हैं, बहुत बड़े बड़े, जिनका बड़ा मैं एहतराम करता था, बहुत एहतराम करता था। आज मैं उनको दुकानदार की नज़रिए से देखता हूँ साहब, मेरे से आंख में आंख मिलाते नहीं है वो। है ना तकलीफ देने वाली बात। तो आप सारी अच्छाइयाँ जो है वो इम्तियाज़ जलील से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और इम्तियाज़ जलील जिसका अदब, एहतराम, इज़्ज़त करता, जिनकी समाज में बहुत अच्छी वो है, तो उनके बारे में कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। मैं बोलता हूँ और मैं बोलूँगा उसमें, चाहे मेरे को अब क्या नुकसान करेंगे। मैंने देखा है इन्होंने कैसी अपनी दुकानें सजाए थे करके उसमें, क्या धंधे करे थे करके। ये बात तो वैसे बहुत सारे लोग हैं तो इसके ऊपर तनकीद करेंगे मेरे को, देखियो हमारे उनके बारे में ये कह रहे हैं करके। चलिए आइए स्टेज के ऊपर, अगर मैं चिट्ठा खोल दिया ना, असद साहब ने जो बात बोले थे गलत नहीं बोले थे, हम अपनी ज़बान खोलेंगे तो ये घरों के बाहर नहीं निकल सकते हैं करके।
समझ रहे आप? जब आपको पता है तो आपको नहीं लगता कि ये चीजें भी बाहर आनी चाहिए? देखिए अगर वो देखिए भाई बना हुआ है। देखिए अल्लाह वाली है, जवाब उनको भी देना है उसमें। कहीं ना कहीं हम तो यही सोच रहे हैं कि भाई उनको भी अल्लाह के पास जवाब देना है कि हमने क्या किए थे करके उसमें। वैसे ये चीज़ आपके लिए बड़ी बाइस इज्जत होनी चाहिए कि लोग आपसे एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं तो सिर्फ अच्छाइयाँ, है ना? जो आपने कहा सारी अच्छाइयाँ। नहीं बुराइयाँ बताइए ना मेरे अंदर क्या क्या है करके उसमें। हाँ, क्या मैं शराब पीता हूँ? क्या मैं तो डांस बार में जाता हूँ? क्या मैं मेरे 2 नंबर के कोई धंधे है? भाई एक राजनीति में रह के 12 साल पूरे राजनीतिक पार्टियों की नाक में दम करने वाला सियासतदान महाराष्ट्र में कोई है ना तो उसका नाम सैयद इम्तियाज़ जलील है। ये छोड़ते थे मुझे? कोई एक गलत काम, कोई एक गलत मेरी आदत या कोई एक गलत मेरा धंधा, ये छोड़ते थे मेरे को? ये कैसा सरवाइव कर रहे, कैसा सरवाइव कर रहे? अरे सीना तान के बैठते हैं, चल बोल। एग्जैक्टली ये सवाल तो अभी भी होता है कि यार ये ईडी की रेड और राहुल के पास पड़ गई, इसके पास पड़ गई है, एमआईएम के पास, ये ओवैसी के पास, ये इम्तियाज जलील के पास क्यों नहीं पड़ी? ये कौन करता था? ये इल्जाम कौन लगाता था मुझे बताइए? ये तो अक्सर रीजनल पार्टीज लगाती। नहीं, आपके हैदराबाद में तेलंगाना के अंदर कौन लगाता था बोलिए? ये इल्ज़ाम कि असद अवैसी के घर के ऊपर ईडी की रेड क्यों नहीं पड़ रही है, कौन बोलता था मुझे बताइए? किस पार्टी वाले बोलते थे ये बताइए? आप पत्रकार है, अब आपसे सवाल कर रहा हूँ, बोलिए ना। सर आप मुझसे क्यों बोल रहे हो? नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ भाई, मैंने भी सुना हूँ। कोई पार्टी वाले बोलते थे ना ये कि यार ये हर एक के घर पे ईडी की रेड होती है करके उसमें। सिर्फ पार्टी का नहीं है, मैं तो अक्सर जो भी वीडियोस रिपोर्ट्स डेली बनाता हूँ मैं डेली बेसिस पे, मैंने बस वहाँ पे नाम ले लिया कि एमआईएम ने आज ये किया है, तो वहाँ पे नीचे कमेंट में ये चीज़ आएगी, अरे ये तो नहीं ये तो ये देखिए चिल्लर चालर कौन बोल रहे हैं? मैं बड़े बड़े लोगों की बात कर रहा हूँ। आप क्यों मेरे सवाल से भाग रहे हैं? आप सवाल से भागिए, मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ किस राजनीतिक पार्टी ये इल्जाम लगाती थी कि असद साहब के पास ईडी की रेड क्यों नहीं हो रही? सर ये अब हुकूमत बदल चुकी है, हुकूमत बदल चुकी है तेलंगाना के अंदर। अब वापस पत्रकार नहीं, मैं तो आपको एक सुझाव दे रहा हूँ साहब, मैं आपको सुझाव दे रहा हूँ। जो कल विपक्ष के अंदर बैठे थे बोलते थे कि बीजेपी के साथ मिले हुए बीजेपी वाले इनके घर पे रेड क्यों नहीं करते हैं करके। वो तो अपने केस हटवाने के लिए बीजेपी ज्वाइन कर ली। नहीं आप उम्मीद ये कर रहे हैं कि अगर कहीं पर भी कुछ हो गया तो यार इम्तियाज जलील के घर पे आके भी तलाशी लेनी चाहिए ना उसके अंदर। ये क्यों नहीं, उनको क्यों पकड़ा जा रहा है? हाँ भाई उन्हें चोरी किया है, इम्तियाज जलील से क्यों नहीं सवाल किया जा रहा है? उन्हें चोरी किया है, डकैती हुई है, इम्तियाज जलील से क्यों नहीं पूछा जा रहा है? उनसे क्वेश्चनिंग क्यों नहीं की जा रही है? तो ये तो बेतुका सवाल है। और ये बेतुके सवाल कौन कर रहे थे? जो आज तेलंगाना के अंदर सरकार के अंदर बैठे हुए। मैं तो उनसे कह रहा हूँ चलिए आ जाइए अब आपके पास, वरना इसके बाद तो आपको मौका ही नहीं देने वाले हैं हम कि आप ईडी की रेड के ताल्लुक से बात करेंगे या। अच्छा, मुखालिफत जब बाहर वाले करते हैं तो उनका तो समझ में आता है कि चलो यार ठीक है, ये तो अपने परचम के नीचे है ही नहीं, तो इनको तो दिक्कत होना लाजमी बात है। मगर औरंगाबाद में आप ही के शहर के लोगों ने, आप ही के पार्टी के लीडर्स ने बीच चौराहे पर आपके खिलाफ में नारे दराज किए, फिर वो जुमले भी कहे गए कि 15 लाख में टिकट बेचा गया है, फिर आपसे नाराजगी का इज़हार। 15 कम बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं जी, आप झूठ बोल रहे हैं, 15 कम बोल रहे हैं आप। अच्छा ज़्यादा बोला गया? ज़्यादा बोला गया। चलिए ठीक है, ज़्यादा आप जोड़ लीजिए। तो वो क्या था मामला पूरा? एक बड़े अच्छे लीडर भी आपकी पार्टी छोड़ के चले गए, फिर वो अब तक वापस भी नहीं लौटे हैं। क्या महाराष्ट्र में कुछ? कौन बड़े लीडर छोड़ के गए हैं? बड़े लीडर कोई भी नहीं है, ये बता दें। उसके अंदर बड़े लीडर मजलिस के अंदर 2 ही है। वो दारुसलाम में जहाँ बैठा हूँ ना, बस वही 2 लीडर है, बाकी सब है तो हमारे जैसे जितने भी है उनके सिपाही है। ये वैसे सवाल पूछूंगा मैं आगे, मगर पहले आप ये बता दीजिए कि महाराष्ट्र में जो चीज़ें हुई बल्दिया इलेक्शन के वक्त, कॉर्पोरेशन इलेक्शन के वक्त में, क्या था वो? देखिए ये जब इतना बवाल हुआ था जी, आपको ऐसा लगता है कि मजलिस को बढ़ाया किसने? मजलिस जो बड़ी है वो क्या मेरी वजह से बड़ी है? नहीं। आपकी वजह से बड़ी है या कोई कार्यकर्ता की वजह से बड़ी है? मजलिस जो बड़ी है ना, वो असदुद्दीन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी साहब की वजह से बड़ी है। अब उनको अगर ये पता चला कि भैया ये आदमी जो है ना, ये मेरी पार्टी को बेच डालेगा, ख़त्म कर डालेगा, धंधा कर डालेगा उसका करके, तो उसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी दे देंगे क्या? ऑब्वियसली। मतलब जब इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो लोगों ने है तो मुझ पर नहीं लगाए, उन्होंने है तो असद साहब के ऊपर लगाए। बोले आपने कैसे आदमी किए, लेकिन असद साहब डटे रहे, बोले कि नहीं है, दुनिया कुछ भी कहे, मुझे है तो इस आदमी के ऊपर भरोसा है करके उसमें है? तो सिर्फ इतना ही बवाल नहीं। देखो बवाल जो है ना एक नेचुरल है, इंसान की टेंडेंसी होती है, इंसान की नाराज़गी स्वाभाविक है उसमें, लेकिन
कहीं ना कहीं सियासत के अंदर आपको थोड़ा सा एक सब्र के साथ काम करने की ज़रूरत है। इंस्टेंट रिएक्शन, और आपने तो बोले गालियाँ दिए 15 ऐसे मेरी तस्वीर लेके ऐसा फेंके, ऐसा लातों से मारे, क्या 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 नहीं किए, सारी दुनिया ने देखी। लेकिन आज सब है, जो समझदार थे जो वापस आ गए हैं, जो नहीं समझदार थे और बोले अब हम अपना झंडा अलग बनाएंगे, हम अपनी राजनीति नहीं करेंगे करके, समझ में आएगा एक आध साल के बाद इनका। वापस बहुत आए थे लोग सियासत के अंदर, राजनीति के अंदर बहुत लोग आए थे, बहुत गए हैं। देखिए मेरी शिनाख्त, मेरी पहचान, मैं बेवकूफ़ आदमी रहूँगा दुनिया का सबसे बड़ा जो ये क्लेम करेगा कि साहब इम्तियाज़ जलील अपनी शख्सियत की वजह से है तो इतनी सीटें लेकर आया, बेवकूफ़ आदमी का स्टेटमेंट रहेगा ये। साहब मजलिस की दीवानगी जो है ना, वो असद साहब, अकबर साहब की वजह से रहती है उसके अंदर। आप हटा दो, हमको भी हटा दो, उसके अंदर किसका कोई वजूद नहीं होता है उसमें। अभी इंसान गलतफहमी का शिकार हो जाता है जी। कि मेरी वजह से मेरी वजह से चल रहा है करके उसमें। तो बहुत सारे लोगों को ये, महाराष्ट्र में भी नहीं, बहुत से हिंदुस्तान के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं। कभी कभार तो लोग ऐसे भी मिलते हैं मेरे को कि साहब हमने मजलिस को लेके आए। फिर मैं सोचता हूँ यार सही में ये लोगों ने लेके आए तो सालार साहब ने क्या किए थे, असद साहब ने क्या किए थे, यही मजलिस लेके आए हैं करके। तो ये ऐसी गलतफहमी के शिकार बहुत सारे लोग हैं उसके अंदर। अभी कुछ देर पहले आपने एक पॉइंट कहा कि लीडर्स तो महज 2 हैं पार्टी में, है ना, एक असदुद्दीन ओवैसी साहब और एक अकबरुद्दीन ओवैसी साहब। जो बाकी लोगों का, एक तो कांग्रेस के ऊपर जो परिवारवाद की राजनीति वाला सवाल उठता है, पहला तो वो, और दूसरा ये कि आम जनता के दिमाग में जो नैरेटिव बना हुआ है कि एमआईएम में सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप क्यों नहीं है। ये 2 चीज़ों का आप आज खुलासा कर दें कि क्यों नहीं है। कौन कहता है कि नहीं है करके। सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप है आपके पास। यहाँ पर हैदराबाद में अल्हम्दुलिल्लाह इतने सारे 7 MLAs है, बिहार के अंदर MLAs है, महाराष्ट्र के अंदर 1 MLA है, सारे जितने स्टेट के प्रेसिडेंट्स है, ये अपने तौर के ऊपर सेकेंड थर्ड लेवल के लीडर्स ही है ना उसमें। आज हमने है तो महाराष्ट्र के अंदर एक और लेवल तैयार किया जहाँ पर हमने 208 कॉरपोरेटर्स, काउंसिलर्स लेके आए। ये कौन है? ये मजलिस के उभरते हुए लीडर्स ही है ना उसमें। अच्छा, उस ग्रे एरिया के बारे में आप क्या कहेंगे कि वो अभी भी इंडिया में एग्जिस्ट करता है, जो गांधीयन आइडिया है, जो अंबेडकर वाला आइडिया था इंडिया का, एक सेक्युलरिज्म वाला इंडिया? देखिए अभी कल के दिन ही आपने देखे होंगे कि एक महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर कहता है कि टीपू सुल्तान जो है उसने है तो इतने सारे हिंदुओं के हत्या के उसमें वो शामिल था करके। ये लोगों ने पढ़ी नहीं है हिस्ट्री। इनको ऐसा लगता है कि भैया अपन स्टेटमेंट कर डालो और जनता बेवकूफ़ है करके, और जनता बेवकूफ़ है। हाँ, लेकिन मजलिस वाले नहीं है। हाँ, हम तो पूरा चट्टा बट्टा निकाल के तो खड़े हो गए थे कि साहब विंग्स ऑफ फायर जो APJ अब्दुल कलाम की किताब है उसके अंदर जो रॉकेट साइंस टीपू सुल्तान ने डेवलप किया है, वो अगर उन्होंने अपनी किताब के अंदर लिख रहा है APJ अब्दुल कलाम, जो हिंदुस्तान का नहीं दुनिया के सबसे टॉप साइंटिस्ट में गिना जाता था, वो अपनी किताब के अंदर लिख रहे हैं उसमें टीपू की तलवार कहाँ है, वो लंदन के म्यूजियम के अंदर थी, कितने करोड़ों में है तो वो गई है करके। फिर आप ये देख लीजिएगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की ओरिजिनल किताब है, जिसको मुझे भी देखने का शर्फ हासिल हुआ, असद भाई लेके गए थे मुझे कि देखिए ये ओरिजिनल है तो कॉन्स्टिट्यूशन जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा था, हमने उसके पेजेस पलटा पलटा के देखे थे किस किस की तस्वीरें हैं करके। ओरिजिनल जो उसके ऊपर सबके ओरिजिनल सिग्नेचर्स है, वो पार्लियामेंट के अंदर प्रोटेक्टेड है, वो ग्लास फ्रेम के अंदर रखी हुई है। तो हम देखे उसके अंदर अकबर बादशाह भी है, इनको तो अकबर बादशाह से भी तकलीफ है, रानी झांसी की रानी की ये है, भगवान श्री राम की तस्वीर है उसमें टीपू सुल्तान की भी है। तो अब अगर ये महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कहता है कि ये है करके, तो भैया तुम्हारी केंद्र में सरकार है, तुम एक काम करो ना, जाके है तो मोदी जी के सामने बैठ जाओ, मोदी जी वो कॉन्स्टिट्यूशन में से ये फोटो है क्या तुम्हारे में हिम्मत कर सकेंगे? चलो ओपन चैलेंज, देवेंद्र फडणवीस ओपन चैलेंज रिकॉर्ड करो, ओपन चैलेंज है तुम्हारे को, कर सकते क्या तुम? टीवी के सामने बोलना एक अलग बात है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में से उस तस्वीर को निकालने की तुम्हारे में हिम्मत है क्या? हुकूमत किसकी है केंद्र में? इन्हीं की, उनकी है ना भाई और बहनों की। मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ कि एक सियासतदान की नफ्सियात को समझा जाए बारीकी से। मैं अब तक इतना तो समझ गया हूँ कि बातें जो एक पॉइंट से दूसरे डॉट से कनेक्ट करके फिर जो रोटेट होती है ना सर, वो वाकई चीज़ है। मैं सीख रहा हूँ साहब, आप जैसे नौजवानों से कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ कि आज हो सकता है कि मैं कल आपकी कुर्सी पे आ जाऊँ मैं।
नोबडी नोज, मैं भी सियासत में आ सकता हूँ, मैं आपसे मतलब औरंगाबाद से इलेक्शन लड़ने का सोच रहे? औरंगाबाद से क्यों सर? नहीं मतलब मेरी कुर्सी बोलो तो यार वहीं पे अब तुम पहले सर मुझे समाजवादी तुम तो ऐसे ख्वाब देखो जरूर, ऐसे ख्वाब ज़रूर देखो कि एक पत्रकार 24 साल के बाद जब बूम लेके घूमता था तो अचानक एक दिन ऐसा आया कि सारे बूम मेरे सामने आ गए, लोग मुझसे सवाल करने लगे। ये अल्लाह की तरफ की बात है कि अल्लाह अगर किसी को बदलना चाहा, किसी को उसका तकदीर कैसे बदलती है करके आप देख लीजिएगा सर। मैं खुद कितने सारे नेताओं के सामने, कितने सारे मुख्यमंत्री मंत्रियों के सामने ऐसा बूम लेके खड़े रहता था चैनल का। उसमें एक वक्त ऐसा आया कि मेरे बाजू बैठा हुआ था। तो ये अल्लाह की तरफ की बात है। वो ग्रे एरिया का मुझे बताइए, आप एग्जिस्ट करता है कि नहीं? नहीं करता है, नहीं करता है। देयर इज नो सच वर्ड लाइक सेक्युलरिज्म। और मुसलमानों के लिए तो अब ये गाली हो चुकी है यार। इतने साल अपने को क्या जहनों में डाला गया था, सेक्युलर सेक्युलर सेक्युलर, और अपने जितने भी बड़े बड़े लोग थे उसके नहीं अपने को इनका साथ देना, सेक्युलर है सेक्युलर है सेक्युलर है। बदले में क्या मिला बताइए मुझे? यही शब्द की वजह से हमारी पूरी राजनीति ख़त्म हो गई है, पूरी। मतलब हम कहीं पर भी आज पॉलिटिकल स्पेस के अंदर हमारे लिए कोई स्पेस ही नहीं बची है। बिल्कुल हम फिनिश हो गए हैं, काई की वजह से, ओनली बिकॉज ऑफ दिस वर्ड। आखिरी बार जब असदुद्दीन ओवैसी साहब से मुलाकात हुई बिहार में, मैंने उनसे वो जुमला पूछा था जब लखनऊ कन्वेंशन में वो मौलाना आज़ाद ने मुत्तहिदा कौमियत का नज़रिया दिया, फिर उसके ज़ेर असर कई सारे लोग वापस से कांग्रेस से मुतासिर हुए। फिर बाद में जब उनकी वफ़ात के नज़दीक में मुझे उस वक्त असदुद्दीन ओवैसी साहब से ये बात पता चली कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने उस बात से फिर रुजू भी किया था। तो मैं एग्जैक्टली वही पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि एक चीज़ जो MIM को लेकर कही जाती है कि आप भले किसी राज्य में चुनाव लड़ें या पूरे हिंदुस्तान में कहीं से भी चुनाव लड़ें, अगर आप राज्य में लड़ रहे हैं तो आप राज्य में हुकूमत नहीं बना सकते, या फिर आप पूरे हिंदुस्तान भर में लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं तो आप पूरे हिंदुस्तान में हुकूमत नहीं बना सकते। तो आपका साथ किस बुनियाद पे दिया जाए? क्योंकि केंद्र में जो सरकार बैठी है उसका अल्टरनेट जो हमारे पास मौजूद है, हमें तो उसे वोट देना चाहिए। मगर इस पर फिर एक चीज़ आपके पास से भी आती है कि पॉलिटिकल बार्गेनिंग की पावर हमें चाहिए। Exactly. तो ये क्या मामला है? नहीं देखिए क्या है, ज़रूरी नहीं है कि आप पार्लियामेंट में कभी जाके है तो अगर देखेंगे एक MPs को अगर आप देखेंगे, मैं पहली मर्तबा जब पार्लियामेंट के अंदर गया था तो मैं असद भाई के बाजू बैठा हुआ था और एक 0 आवर बोल के एक ये होता है, 1 घंटे का सेशन होता है जहाँ पर आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का कोई भी मुद्दा 1 मिनट के अंदर खड़े रहिएगा और स्पीकर आपको बोलने का मौका देते हैं और आप 1 मिनट के अंदर कि मेरे चुनावी क्षेत्र में ये पानी का मसला है, ये एयरलाइन कनेक्टिविटी चाहिए, ये रेल का ये मसला है, ये, और उम्मीद की जाती है कि वो MP है तो बगैर चिट्ठी पढ़े हुए वो उसको खड़े रह के अपनी ज़बानी बोल दे। 1 मिनट के बाद उन्हें स्पीकर बेल बजा देता है करके। तो एक MP थे जो ऐसा पेपर लेके पढ़ रहे थे, मेरे चुनावी क्षेत्र में, तो मैं बोला यार ये बंदे के साथ तो मैं कल के दिन सेंट्रल हॉल में चाय पी रहा था, ये 3rd टाइम MP है किसी एक राज्य का। तो मैंने असद भाई को पूछा, मैं बोला असद भाई ये 0 आवर के अंदर ये 3rd टाइम MP है, ये कल मैं इसके साथ चाय पी रहा था। तो उन्होंने मेरे को ऐसा मारे, बोले मियाँ देखते जाओ, बोले तुमको बहुत सारे मिलेंगे ऐसे करके उसमें। तो उन्होंने मुझे ये बताए थे कि मतलब एक अच्छा खासा उन्होंने परसेंटेज बताए थे कि ऐसे ही है करके उसमें। मैं जब पार्लियामेंट के सेशंस अटेंड करने लगा तब मुझे एहसास हुआ कि असद भाई थोड़े से लिबरल थे मेरे को आंकड़ा बताते हुए, उससे ज़्यादा। तो वो पार्लियामेंट तक आ कैसा रहे हैं कि पैसे की ताकत के ऊपर, घरानी शाही की ताकत के ऊपर, कि मेरा दादा MP था तो बाप भी MP था तो बेटे के अंदर गुण हो ना हो वो भी MP बनेगा करके। तो वो परिवारवाद। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट इश्यू है, माझी जाति चाहे ना, मेरे जात का है ना, तो फिर गधा घोड़ा कोई भी रहो उसके अंदर जाने का, उसको अपने दे देने का। तो इस वजह से एक जो क्वालिटी ऑफ MPs हुआ करते थे पार्लियामेंट के अंदर, जो डिबेट्स होते थे पार्लियामेंट के अंदर, वो कहीं ना कहीं वो डिबेट का स्टैंडर्ड ही खत्म हो गया, वो डिस्कशन का यही खत्म हो गया। अल्फाज बोले गए सर, कटवा मुल्ला ये सब पार्लियामेंट में, ये भाषा इस्तेमाल। हम उस वक्त हमने खड़े रह के है तो स्पीकर से है तो ये इस बात का हमने विरोध किए थे। कांग्रेस के पूरे MPs बैठे हुए थे, किसी ने भी कोई भी आप कौन सी भी कास्ट, हंस रहे थे उसमें से, कुछ हंस रहे थे।
और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके लिए कोई इंक्वायरी करने की ज़रूरत नहीं थी कि आपको कोई रिपोर्ट बनाना है, इंक्वायरी करना है। स्पीकर जो हुए वो स्पीकर ने ऑन द स्पॉट उनको है तो सस्पेंड करना चाहिए था, ऑन द स्पॉट, क्योंकि रिकॉर्ड हो रहे हैं सारे अल्फाज ऑन द स्पॉट। कोई रिपोर्ट, इंक्वायरी करने की ज़रूरत नहीं थी। तुमने अपने कानों से सुने हैं, तुमने इमीडिएट सस्पेंड करना था। लेकिन जब स्पीकर ही है तो बैठ के है तो खामोश तमाशाई बन के सुन रहे थे। और उस पार्लियामेंट के अंदर जिसको हम टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, कि जहाँ पर है तो लोकतंत्र की मंदिर जहाँ पर है वहाँ पर है तो आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप सोचिए, बैड सिचुएशन। अभी एक ख्वाब देखा असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, बड़े स्टेज से इजहार भी किया उसका कि किसी दिन इस मुल्क की मुसलमान कोई खातून हिजाब पहनी हुई वो उसको प्रधानमंत्री बनता हुआ देखना होगी ना, शुरुआत तो होगी इंशाल्लाह। एग्जैक्टली। अब आप देखिएगा, अब निज़ामाबाद के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की डिप्टी मेयर जो है वो बुर्खा नकाब पहने हुए हमारी एक बहन बन रही है। तो धीरे 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 कदम बढ़ाते जाएंगे, मोदी जी को हटाएंगे और मोदी जी की जगह के ऊपर। इस ख्वाब की ताबीर क्या है? इसके निस्फ में जो नुकात छुपे हुए हैं, जो पॉइंट्स हैं, आप उसका कोई ब्लूप्रिंट मुझे बताइए कि कैसे, क्योंकि आजकल अगर आप वो ग्रे एरिया का पूरा इनकार ही कर नहीं, मैं इनकार नहीं, मैं ये क्या कह रहा हूँ, ये जो जिस दारुसलाम के अंदर हम बैठे हुए हैं ना जी, तो वहाँ पे लोग हैं तो कहते थे आज से कुछ साल पहले तक, हैदराबाद की जमात है, एक एमपी चुन के आता है, एक ही उनकी वहाँ पे एमपी रहेगा, ज़िंदगी भर एक ही रहेंगे करके, उसमें इनका क्या दूसरे राज्यों के अंदर। ग्रेजुअली सीनियर चढ़ रहे ना, क्यों जश्न मनाए कल के दिन? 125 कॉरपोरेटर्स, 83 काउंसिलर्स, एक शहर एक राज्य से आए हैं, 5 MLAs बिहार, कहाँ हैदराबाद और कहाँ बिहार, आए ना। भारतीय जनता पार्टी किसी ज़माने के अंदर नहीं, बहुत साल पहले की, मैं सदियों पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, 2 MPs थे। कैसा आए मुझे बताइए ना। तो हम भी तो एक मरतबा पार्लियामेंट के अंदर बोल दिया, हम भी 2 MPs थे। आगे चल के बढ़ेंगे, तादाद बढ़ेंगे। तन्हा हो गए वापस तन्हा हो गए। हाँ, वापस कभी बातचीत में बोलते हैं कि साथ में थे। तो असद भाई ने अपने कई तकरीरों के अंदर ये बात कही है और मुझे जेन्युइनली ये पता है कि असद भाई को बहुत तकलीफ हुई थी, क्योंकि हम जब पार्लियामेंट के अंदर बैठते थे ना, देखो किसी भी आदमी के लिए ये रहता है कि वो जब अकेले बैठते हैं और असद साहब की एक इमेज वहाँ पे, उनका जो ऑरा है वहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह असद भाई से मतलब बहुत सालों से एक ये है और बहुत अच्छे तरीके से हंसी मजाक ये वो भी करते हैं। हम दिल्ली में थे तो हम खान मार्केट चले जाते थे, फिर कभी कभी बैठे हैं तो असद साहब को मैं बोलता था चले ना, भूख लग रही ना, खाना खा के आएंगे ना करके उसमें, तो फिर ऊपर की कैंटीन में जाके खाना खाने के लिए चल जाते थे। फिर आते थे, चल रहे क्या चाय पीने के लिए चल रहे थे कि बाज़ार कैंटीन के लिए, तो असद भाई भी चाय पीने के लिए आते थे उसमें। कभी खान मार्केट के अंदर कुछ शॉपिंग कराना रहता था, उनको खुद को खुद शॉपिंग कराना रहता था, चलो भैया खान मार्केट जाके आएंगे, तो हम खान मार्केट में टहलते थे, उन्हें खुद अपने फ्रूट्स ये वो खरीदते थे। उनको तो देख के लगता भी है कि वो शेरवानी के अलावा कुछ खरीदते भी नहीं होंगे। नहीं, वो खुद खरीदते हैं। खान मार्केट के अंदर वो फ्रूट्स खरीदने के लिए जाते हैं, उनका बहुत सारी जो खाने पीने ये वो की चीज़ें रहती है घर की, वो खुद खरीदते हैं। मैं खुद गया हुआ हूँ। खाने पीने की नहीं, मैं मटेरियल्स की बात कर रहा हूँ। कभी ऐसा हो कि यार घड़ी पसंद आ गई, ये खरीद लेता हूँ अपने लिए? नहीं, मैं उनके साथ है तो वहाँ पे है तो चश्मा दिल्ली के अंदर, वो चश्मा उनका ये है वहाँ पे। तो मैं जब जीत कर आया था, ये पहली मर्तबा बोल रहा हूँ मैं जब जीत कर आया था तो वो वहाँ पे गए थे दिल्ली के उसमें, तो मैं भी है तो अच्छे गॉगल्स की वो देख रहा, मियाँ तुम लियो एक करके उसमें। अरे मैं बोला नहीं भाई, इतने महंगे मैं नहीं पहनता हूँ करके उसमें, और जेन्युइन ऑनेस्टली मैं नहीं पहनता हूँ, मतलब बहुत भारी थे ना उसके अंदर। तो मैं पहली मर्तबा जीत के आया था और असद भाई ने मतलब एक भाई की तरह, वो होता नहीं है क्या उसमें, चलो भैया तुम्हारे लिए मैं तो गिफ्ट दे रहा हूँ करके उसमें तो दिया वही चश्मा। तो उन्होंने फिर मतलब एक सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने कोई एक चश्मा उठाए और है तो वो निकालो चश्मा, वो शूट करेंगे इम्तियाज़ को, तो हम भी पहन के देख ले रहे हैं आईने के अंदर, आईने में जाओ, खड़े हो के देखो उसके अंदर, फिर नहीं ये नहीं, दूसरा वो निकालो करके। तो एक जो एक पर्सनल बॉन्डिंग जो होती है ना उसमें, ये आप ऐसा फील करते हैं यार ये मतलब जेन्युइनली आपको, उनको कोई रीज़न नहीं है सर। तो मेरे पास आज भी है तो वो चश्मा रखा हुआ इसका, क्योंकि ये मोर देन उसकी कीमत मायने नहीं रखती है, उसका जो जेस्चर है, उसके पीछे की जो फीलिंग्स है वो मायने रखती है। एंड इट मींस अ लॉट। आप भी बहुत मिस करते हैं कंपनी।
ऑब्वियसली मतलब देखो मेरे को मतलब पार्लियामेंट के अंदर मैंने 5 साल के अंदर जितना धूम किया है उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन असद भाई का। मियाँ ये सब्जेक्ट के ऊपर तुम बोलो करके उसमें मैं बोला असद भाई मेरे को मेरी तैयारी नहीं है। आप यकीन नहीं मानेंगे मैं आपको एक सब्जेक्ट के ऊपर मुझे बोलना था उसमें, तो असद भाई बोले इसके ऊपर बोलो ना, महाराष्ट्र के अंदर तुम्हारा ये है आंगनवाड़ी सेविकाओं के बारे में था। मैं बोला मेरी कोई तैयारी नहीं है और वो डिबेट स्टार्ट हो चुका था। तो असद भाई बोले नहीं अपन करेंगे करके उसमें, चलो अपन लाइब्रेरी में जाएंगे। तो हम दोनों लाइब्रेरी के अंदर गए। लाइब्रेरी में अंदर जाके एक कंप्यूटर पर मैं बैठा, एक पे असद भाई बैठे और हम दोनों है तो वो डेटा निकाल रहे हैं, पॉइंट्स निकाल रहे हैं। अब वो डिबेट खत्म होने का टाइम आया तो असद भाई बोले एक काम करो तुम जल्दी से जाओ, नाम लिखवा दो करके और तुम स्टार्ट करो, मैं पीछे से आ रहा हूँ करके। तुम यकीन नहीं मानेंगे कि मतलब मैं गया वहाँ पे जाके है तो उसको मार्शल नाम लिखाया कि मुझे भी है तो इस सब्जेक्ट के ऊपर बोलना है करके। अब मैं परेशान में पलट के देख रहा कि असद भाई आएंगे करके, क्योंकि मेरे पास हाफ इंफॉर्मेशन थी और हाफ जो है वो असद भाई। तो असद भाई लिटरली लाइब्रेरी से भागते हुए अंदर आए, बोले ये पॉइंट्स है करके उसके अंदर। तो वो पॉइंट्स ये पॉइंट्स तो मैंने खड़े है तो मुझे हमको मिलता कितना टाइम था 3 मिनट। लेकिन अगर आप पॉइंट्स अगर आपके बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और आप बहुत अच्छे तरीके से है तो एक्सप्लेन कर रहे हो उसको, तो वो सब्जेक्ट के ऊपर मुझे 11 मिनट स्पीकर ने अलाउ किया बोलने के लिए। और जो मिनिस्टर था वो पूरा सुन रहा था। वो सुनने के बाद वो मिनिस्टर जब ख़त्म हो गया डिबेट वो मेरे पास आए, मैं पानी पी रहा था तो वो मेरे पास आए और पीछे से आके मेरा पीठ थपथपाए और बोले आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स रेस किए हैं करके। तो मैं बोला यार ये तो एक्सीडेंट वाला सब्जेक्ट था, उसमें अपनी तो कोई तैयारी भी नहीं थी। लेकिन असद भाई ने मोटिवेट किए थे कि तुम बोलो करके, और यकीन मानिए उसका इम्पैक्ट इतना हुआ था महाराष्ट्र के अंदर। पूरे आंगनवाड़ी हज़ारों की तादाद के अंदर आंगनवाड़ी सेविका ये वो जो थी उनको लगा कि यार हमारी आवाज़ ये उठाया है करके उसमें। बट द पर्सन बिहाइंड दैट वाज ओवैसी सर। तो वो कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी थी उनके साथ। भाई जिस आदमी को लोग सुनने के लिए दीवाने रहते हैं पार्लियामेंट के अंदर, उनका कट्टर दुश्मन होगा, वो भी है तो ये बोलता है। एक मरतबा मेरा लड़का बिलाल, हम दिल्ली के एयरपोर्ट के ऊपर थे, पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था, एक आसाम का एक एमपी था, बहुत ही मतलब एकदम हार्ड कोर कट्टर बीजेपी वाला था उसके अंदर। तो वो मेरे बिलाल को बोल रहा था कि मिले भाई ठीक है हम राजनीतिक विरोधी है करके, बोले लेकिन तुम्हारे डैडी और असद साहब जब बोलते हैं ना तो हम जानबूझकर है तो पार्लियामेंट के अंदर बैठते हैं सुनने के लिए, उनसे सीखने के लिए। तो ये इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट आपको एक अपोजिशन पार्टी का एक नेता अगर दे रहा है उसमें, तो इससे बढ़कर और क्या चाहिए। कौन सी पार्टी से थे? कट्टर बीजेपी का बोल रहा हूँ ना मैं। कट्टर बीजेपी का है तो वो एमपी था आसाम का, उसमें आसाम के थे। हाँ फिल्में देखते हैं सर आप? देखता हूँ, अभी वो देखा हूँ कौन सी आई थी अभी, एक शाहरुख खान की कोई आई थी ना अभी, ये धुरंधर थी ना। धुरंधर तो इसकी है, आदित्य धर की, रणवीर सिंह है उसमें। हाँ धुरंधर देखा मैंने। देखी आप? हाँ देखा। वो आपका व्यू क्या है इस पे? क्यों क्या है? मैं इट वाज अ सॉफ्ट प्रोपेगेंडा सर। काय का? मैंने तो पूरी इस पे वीडियो बना के लोगों को बताया है। हाँ। उसमें जो लोगों के भावनाओं को जो ट्रिगर किया गया है, पर्दे पे लाल पूरा स्क्रीन करके बैकग्राउंड में अल्लाह अकबर के नारे चल रहे हैं, शुरुआत में दिखा रहे हैं कि इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स, फिर पूरा फिक्शन बीच में घुसेड़ा हुआ है, फिर एक जगह पे एक पॉइंट पे लाके रियल फुटेजेस चला रहे हैं। 2002 पार्लियामेंट अटैक थे, फिर कभी अजमल कसाब वाला, ताज बिल्डिंग वाला। सर ये आपने देखी सच में? देखा ना मैंने। और आपको अच्छी लगी वो? नहीं मैं अच्छी बोला क्या मैंने आपको? आप मेरी जबान क्यों अपनी जबान मेरी जबान में क्यों डाल रहे हैं? मैंने कहाँ बोला आपको मैंने कि अच्छी लगी है करके उसमें? तो आपको आपका कुछ फीडबैक नहीं था उस पे? देखिए मैं एक बहुत कॉमन सा आदमी हूँ। मैं कोई बहुत बड़ा ऐसा ये नहीं हूँ कि मेरे को 4 पैर है 3 हाथ है। मैं भी आपके जैसा है तो एक इंसान हूँ। मेरे भांजे भतीजे ये वो उसमें चलिए ना चाचा ये फिल्म देखने के लिए चलेंगे करके उसमें तो एक दिन टलवा देंगे, दूसरे दिन टलवा देंगे, तीसरे दिन है तो भतीजा लग जाएगा उसके अंदर, चलिए ना चाचा जाएंगे ना। तो हम रात के 10-11 बजे का शो में चले जाते हैं। सबसे बड़ा टेंशन ये होता है कि वो थिएटर के अंदर इंटरवल हुई तो मुंह छुपा के कैसा बैठना है, वो सबसे बड़ा टेंशन रहता है। देख लेता
ये आए हैं मूवी देखने और वीडियो आजकल तो वीडियो ऐसे वायरल हो जाता है पिछले 5 मिनट बस। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जो अपने को अच्छा लगता है वो करते हैं, सॉफ्ट प्रोपेगेंडा जो अच्छा लगता है वो करते हैं। वो जो पहला सवाल था ना, वो कि अब आप बोलेंगे अरे तो पिक्चर भी देख रहा है, ये तो बहुत गलत काम कर रहा है ये, तो ये अपने को कोई लेना देना नहीं है। सर मैंने उस मूवी पे मैंने वीडियो बनाया, अगर मैं नहीं देखता तो बनाता कैसे? तो कुछ उस मकसद से भी देखी जाती है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ सॉफ्ट प्रोपेगेंडा आपको लगी कि नहीं लगी फिल्म? नहीं, मेरे को कुछ भी नहीं, मैं पिक्चर देखने के बहाने गया, पिक्चर बस निकल के आ गया, उसके ऊपर ज्यादा दिमाग, उसके ऊपर रिसर्च, ये वो। सर जो पतली गली से बच के निकल रहे हैं। क्या पतली गली से उसमें? अब आप मेरे को बोलेंगे कि साहब है तो उसका है तो पूरा डाइसेक्ट करो उसको, फिल्म को, उसके अंदर क्या में, अरे जाइए 7-3 घंटे बैठ के, 2.5-3 घंटे है तो खैर सर, इसमें मूवीज के नाम है और मैंने कहीं पे सुना था कि आप शाहरुख खान के फैन रहे किसी जमाने में। नहीं, मैंने सिर्फ मेरे दुश्मनों को चिढ़ाने के लिए बोल दिया था। अच्छा। मतलब एक इंटरव्यू लेने के लिए कोई तो भी आया था मेरे पास और उसने कुछ तो भी बात कर दिया उसके अंदर, तो मैंने तो ऐसी एक थोड़ा होता है ना कैसे चुमटी लेना किसी को, तो उस वक्त तो मेरे विरोधियाँ हैं तो मेरे पीछे टूट पड़े हुए थे, तो मैंने डायलॉग बोला था शाहरुख खान मुंबई के होंगे उसके अंदर, इस शहर के शाहरुख हम है करके, तो मैंने वो इतना वायरल हुआ था और मुझे मालूम था कि इसके ऊपर मेरे दुश्मना जो है ना ऐसा टूट पड़ेंगे, क्या समझ रहा अपने आप को, ये वो, तो वैसा ये चल रहा था उसमें। तो फिर मैंने जानबूझकर है तो फिर उनको और थोड़ी सी चुमटी लेने के लिए मैंने मेरे घर का नाम मन्नत रख दिया। तो अब लोग जो है वो मेरे मन्नत के सामने भी आके फोटो निकालते इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत बड़ा ऐसा उनका ये हूँ करके। मगर आप थिएटर किया आपने कभी? नहीं। आपकी डायलॉग डिलीवरी बड़ी अच्छी है। नहीं, मैं कॉलेज के अंदर है तो थोड़े से ड्रामे करता था उसके अंदर। कोई ड्रामा प्ले किया आपने? हाँ, बहुत किया। मेरे कॉलेज के ही मतलब एनुअल गैदरिंग्स ये वो जो होती थी ना, उसमें कोई मशहूर प्ले किया होगा? नहीं, ऐसा मशहूर प्ले नहीं है उसके अंदर। तो सर ये 4 आपके, ये क्या है? इसे देखना नहीं है सर, देखना नहीं है। ये 4 मेरे सर। हाँ। दमशराज। हाँ। आपको पता होगा। अरे सर सॉरी अच्छा, मैं उल्टा कर दिया उसको, तो उसमें जवाब है। हाँ सर, यहाँ भी पॉलिटिक्स है। हाँ, बोलिए। तो मैं आपको पहले ऐसे शो करूंगा कोई फिल्म का नाम। हाँ। ऐसे मैंने शो कर दिया। हाँ। तो आपको मुझे गेस करवाना है, आप एक शब्द इस जबान से नहीं कह सकते, थ्रू योर एक्शंस, और 30 सेकेंड्स का टाइम मिलेगा वहां पे। इससे आप चुनाव तो नहीं जीतेंगे, मगर कुछ गिफ्ट हैम्पर देंगे क्या आप? गिफ्ट मैं दुआएं दूंगा सर। नहीं, दुआएं तो दे दीजिएगा भाई, दुनिया के लिए कुछ गिफ्ट हैम्पर देने वाले हैं क्या? सर दुआ में भी नहीं, दुआओं के साथ है तो एक दुनियादारी के लिए भी है तो एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर दे दीजिए ना उसमें। सर मैं मुफलिस आदमी सर, दुआओं के अलावा कुछ नहीं दे सकता हूँ जी। तो 30 सेकंड का टाइमर लगा रहे कोई? ठीक है सर, तो पहले आप या मैं? पहले आप गेस करेंगे या मैं? कैसा भी करो। ठीक है, बताइए सर। दिख रहा है? लाइन के उस पार, लाइन के इस पार, बॉर्डर। सर बड़े माहिर। लेकिन तुमको तो मालूम होंगे ना उसके अंदर जवाब, तुमको मालूम होंगे उसके अंदर है। कोई न्यूट्रल आदमी ने बनाया क्या पहले ये बताओ? इन्होंने देख लिया उनके अंदर जाके है तो मेरे वॉशरूम में गए तक है तो उन्होंने पलटा के तो फौरन देख लिए होंगे उसमें। मैंने नहीं देखे, उन्होंने बनाया लिस्ट। जनाब आपकी बारी। वे सर फिर से देख। अच्छा, मैंने नहीं देखा। आपको नहीं देखना है? ठीक है सर, एक तो देख ही लिया आपने। नहीं, ठीक है ना, उसको छोड़ डालेंगे। ओके ठीक है सर। वॉच। वॉचमैन। घड़ी। इतना दिमाग रहता तो राजनीति में थोड़ी आता। हो गया टाइम। मिस्टर इंडिया सर, घड़ी सर। घड़ी दबाते वो गायब हो जाता है। मैं ये सब बांट के भी लिया। बॉर्डर वाला आसान था तो मेरे को बॉर्डर है तो दिखा दिया, मैंने ये कर दिया क्या? शफल करके तो दिया है मैंने। मेरे साथ फ्रॉड किया जा रहा है, यहाँ पे धोखा हो रहा है मेरे साथ। सर वो तो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। उल्टा तो नहीं है?
मेरे भाई ये कितने भी कर लो किसी ये तुम बताओ इसके अंदर तुम भी नहीं बता सकते है करके उसमें ऐसा क्या है सर? घातक का ऐसा कुछ भी घातक बताइए कि घातक को कैसा बताऊंगा मैं, ये बताओ। हाँ, घातक को क्या बताना मैंने, ये बताओ। हाँ, नहीं बताओ ना, मतलब घातक को क्या करके मैंने बताना, ये बताओ उसमें। हाँ? तुम बताओ कैसा बता देते घातक को, बताओ ना घातक को क्या करते बताते। सर घातक में हीरो कौन है? हाँ, आप ऐसे 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 कर देते, कौन है? हीरो पता चल जाता। वो पिक्चर देखे नहीं मैंने यार। अब आप बोलिए कि मतलब मैंने पूरे फिल्म देखा हुआ हूँगा और मैंने आपने घातक नहीं देखी? नहीं घातक नहीं ये देखा मजदूर मैंने। का हाथ का दिया वो वाला? नहीं भाई नहीं देखिए उसमें। हाँ, चलिए आखिरी। हाँ? आखिरी? हाँ बस ये। ठीक है सर, अब आपकी बारी है। हाँ नहीं आपकी, अच्छा मेरी है। ये सर आपने देखी होगी। एक अंगूठा। अरे मैं बताना भूल गया, इसका मतलब हिंदी होता है, ये इंग्लिश होता है। हाँ थम्स अप। अंगूठा सर इसका मतलब हिंदी होता है, हिंदी मतलब पिक्चर का नाम हिंदी में है या इंग्लिश में है? अच्छा हिंदी में। हाँ ये हिंदी में है, ओके। एक अमिताभ बच्चन का है गुस्से भी। एक से है शोले, अग्निपथ। यस करिए सर। अग्निपथ। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप बस करिए। बस काफी। आपसे ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा मैं। अरे इतना लेने के बाद भी ज्यादा वक्त नहीं लूंगा मैं, ये कैसी बात हुई है? सर ये तो एक ट्रेडिशनल जुमला होता है पत्रकार। जी 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 जी। आखिर में सर कोई एक पैगाम नौजवानों के लिए मुझ जैसे? कुछ भी नहीं, मेरा सिर्फ यही है नौजवानों से कि कोई डॉक्टर बनना चाह रहा, कोई इंजीनियर बनना चाह रहा है, कोई अलग अलग प्रोफेशंस में जाना चाह रहा है, पॉलिटिक्स इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड फील्ड। अगर आप सही मानों में कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, इससे बेहतर मैं नहीं समझता हूँ कि कोई प्लेटफॉर्म हो सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज भी हमारा यंगस्टर ये समझता है कि इट्स अ डर्टी फील्ड। पॉलिटिक्स में आने के लिए यू हैव टू हैव मनी पावर, मसल पावर, सारी गंदगी ये वो है। ये इस वजह से हो रही है क्योंकि अच्छे लोग ड्राइंग रूम के अंदर अपने सोफे पे बैठ के एसी चल रहा है और वहाँ पे सिर्फ क्रिटिसाइज और कंडेम करने का काम कर रहे हैं। तो बाहर है तो आपको है तो गलत लोगों को अपना नेता बनाकर उनके साथ ही है तो आपको बर्दाश्त करना पड़ रहा है। सो अनलेस एंड अनटिल गुड पीपल ऑल्सो कम फॉरवर्ड, तो ये सिचुएशन बदलेगा नहीं। तो यंगस्टर्स ने भी सोचना चाहिए कि इस फील्ड के अंदर आना चाहिए और एक बदलाव अच्छी तरीके से हम लेकर आ सकते हैं। दैट्स इट। सर निकाह जल्दी करो। हाँ? निकाह जल्दी करो। किसका? निकाह। अच्छा अच्छी बातें भी करने का है इसमें। हाँ निकाह जल्दी करो और नशे से दूर रहो। नशा आज पूरी हमारी नौजवान नस्ल को बर्बाद कर रहा है। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा धोखा अगर अपनी कम्युनिटी के नौजवानों के सामने कोई दिख रहा है पूरे हिंदुस्तान के अंदर तो वो नशा है। ड्रग्स का जो जानबूझकर हुकूमत जो चला रही है, ख़ास तौर से मुस्लिम एरियाज़ के नौजवानों को टारगेट करके, दिस इज़ अ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड इवेंट। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट ये सब धंधे चला रही है ताकि आपकी पूरी नस्ल जो है वो ख़राब होनी चाहिए। तो इसलिए अगर गवर्नमेंट चला रही है तो डोंट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम द पुलिस, डोंट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन। कम्युनिटी को ही इसका जवाब ढूंढना पड़ेगा। मोहल्ला कम्युनिटी तैयार करिएगा, अपने अपने मोहल्ले से ये नशे के कारोबार को बंद करिएगा। तो ये थे मोहतरम जनाब इम्तियाज़ जलील साहब जो अपने ख्यालों से हम सभी को रोशनास कर रहे थे। मैं अपने नाजरीन से भी तवक्को रखूँगा कि आपकी कई सारी उलझनें दूर हुई होंगी। अब नहीं हुई होंगी तो बाकी आगे की सियासत जाने और इम्तियाज़ जलील साहब खुद जाने और आप अपने वोट के फैसला खुद करने वाले हैं तो आप भी जाने। बाकी अपना फीडबैक नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिए। सर आपको कैसा लगा एपिसोड? ये बहुत अच्छा लगा है। मैं आपके अंदर है तो एक आने वाला पत्रकार 24 साल के बाद अगर MP और MLA बन सकता है तो आप भी है तो ये ख्वाब देख सकते हैं उसमें इंशाल्लाह।
गुड कीप इट अप। चलिए थैंक यू, मिलते हैं अगले एपिसोड में नए मेहमान के साथ। ऐसा सर्वाइव कर रहे हैं, ऐसा सर्वाइव कर रहे हैं। अरे आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर किताब है उसको मुझे भी लिखने का शर्फ हासिल हुआ। अच्छा जो प्रोटेक्टेड है परिवार वाला, और इसका सबसे